हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समग्र पीएससी में। आज हम बात कर रहे हैं जीएस पॉइंटर की, जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसके तीसरे वीडियो की। ठीक है। ये जो जीएस पॉइंटर की सीरीज है, ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। पीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, और भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस आती है, वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी फैक्ट सीरीज है, ठीक है, वन लाइनर सीरीज है। तो ये सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसमें इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को देखेंगे। ठीक है। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इस मूल कर्तव्य से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है। कहाँ पर रखा गया है? इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। और इसकी व्यवस्था कहाँ पे है? अनुच्छेद 51 का में। ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। कब किया गया? कहाँ पे सम्मिलित किया गया है? 51A में। और कब सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में बनी थी, इसके सदस्य कौन कौन थे? AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन। ये ध्यान रखना, ये जो समिति थी, इसने सिफारिश दी थी 1976 में। ठीक है। और ये समिति गठित भी 1976 में ही हुई थी। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के लिए व्यवस्था की गई है। कहाँ से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। संविधान के भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं, तो किसमें है? भाग 4 का में। भाग 4 क्या 4 में का है, क्या है? DPSP। और 4 का में है मूल कर्तव्य। आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। अभी वर्तमान में बात करें कि कितने मूल कर्तव्य हैं, तो अभी हैं 11। ठीक है। पहले थे 10, बाद में जोड़ा गया एक और। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सही कथन कौन कौन से हैं, देखते हैं। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक बात है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, ये भी सही है, जिसे न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है, तो क्या है? अभी ये आम चुनाव में मतदान करना है, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। और कौन से शामिल नहीं है? जैसे बात करें तो करों में भुगतान करना भी इसमें शामिल नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द संबंधित हैं। किससे हैं? संविधान के पालन एवं आदर करने से। भारत में मौलिक कर्तव्य हैं, क्या है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है, क्या क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन। ठीक। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, ये भी सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो जो ये सभी इसमें दिए गए हैं कथन, ये सभी भारत के जो मूल कर्तव्य हैं उनमें सम्मिलित हैं। और कौन कौन सी सम्मिलित हैं बात करें तो देखो, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, तो ये सभी इसमें शामिल हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है, कौन कौन से हैं? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। ठीक है।
ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, एससी एसटी एवं वन्य प्राणी में से किसका संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो जो ग्राम पंचायत हैं ये किस में हैं? ये हैं आपके डीपीएसपी में, नीति निदेशक तत्व में। ठीक है, ये राष्ट्रीय ध्वज हो गया। और एससी एसटी ये सब प्रावधान कहाँ पे किए गए हैं? किए गए हैं डीपीएसपी में। और वन्य प्राणी, ये वन्य प्राणी का संरक्षण कहाँ पे भी है? मूल कर्तव्य में भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। ये कहाँ पे है? 51 का में, ये इसका उपखंड 6 है उसमें भी। ठीक है, तो 51 का के अंतर्गत जो एक उपखंड है 6 उसमें सम्मिलित है। सही कथन देखते हैं कौन है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। सही बात है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। और अनुच्छेद 51 में ए में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई है, तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। भारतीय संविधान के फॉर एक मूल कर्तव्य में वर्णित हैं। ठीक है, कौन कौन से? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना और हमारी संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य नहीं है, नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व हैं। कौन से? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो ये क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या नहीं है? लोकसभा चुनाव में मतदान करना। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और 4 ए में है मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, क्रम क्रम भी ध्यान रखना और इसको याद रखना कि ये कौन से भाग में क्या है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो किस में उपबंध है? ये है मूल कर्तव्य में। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, कौन से में है? 51 में। ठीक है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये 51 का जो 6 है उसमें है। ठीक है, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास 51 का जा में है। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये अनुच्छेद 50 में है, जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। इसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति कहाँ पर निहित है भारत के संविधान के अनुसार? तो जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति में निहित है। आगे देखते हैं। भारतीय जो संविधान है संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का यहाँ पे मतलब देश से लिया जाता है। ठीक है, पॉलिटी में आप राज्य कहीं देखेंगे तो वहाँ पे है मतलब केंद्र, जैसे राष्ट्रपति जैसे चैप्टर में। ठीक है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, तो ये दोनों सत्य हैं। ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि प्रमुख है इसलिए इसको कार्यपालिका शक्ति भी निहित की गई है राष्ट्रपति में। आगे देखते हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत है। राष्ट्रपति भी भारत के संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कथन सही है लेकिन जो उसका कारण है वो गलत है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इसमें जो जनता है भारत की वह इसमें मतदान नहीं करती है। उसके चुने जो जनता चुनती है प्रतिनिधि जैसे विधायक, वो लोग इसमें मतदान करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, सही है। और एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो ये दोनों कथन सही हैं और कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो इसमें सम्मिलित रहते हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं अभी उनको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है वहाँ पे अभी चुनाव हुए हैं तो उसके सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए। आगे इसमें प्रावधान बन भी सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के संबंध में सही नहीं है। क्या नहीं है? निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, अगर इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को रोका नहीं जा सकता कि वहाँ पर निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है। ठीक है, जैसे किसी विधानसभा का कोई सदस्य पद खाली है तो इस आधार पर उस चुनाव को रोका नहीं जा सकता। चुनाव प्रक्रिया के संबंध में सही कथन है। क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। ठीक है, किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की जो हस्ताक्षरित सूची है उसको जमा करनी होती है। ये भी ठीक है। और विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। ये भी ठीक है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। तो सभी कथन यहाँ पे सही हैं। ठीक है, ये पूछता है कि 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 55 में है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सही कथन है। कौन से हैं? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। सही है। और लोकसभा के सदस्य के मत का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के मत के मूल्य के समान होता है। तो ये भी सही है। ठीक है, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था? 129। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। क्यों नहीं होता पात्र? वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, तब नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभा है उसके निम्न सदन का ही सदस्य इसमें भाग लेता है निर्वाचन प्रक्रिया में। ठीक है, उच्च सदन का कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त कर जो भागफल है उसको 1000 के गुणकों के बराबर होती है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य कब की जनसंख्या से लगाया जाता है? 1971 की जनसंख्या से। ठीक है, अब राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जो इसका फॉर्मूला है वो एक बार बुक से देख लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही कथन है। कौन सा है? संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किए जाते। मतलब जिन्हें राज्यपाल या राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो सदस्य इसमें निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हैं। निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य का मान भी उतना ही कम होता है। ठीक है, जैसे किसी राज्य में 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों का मूल मान लीजिए प्रत्येक का 15 है। अगर वहाँ पे 5 सदस्य हो गए तो अब वो 15 जो पूरा मत का मूल्य है उसको हम 5 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे 5 के ज़्यादा मत मूल्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से कम है। पुदुचेरी के एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की जो कुल संख्या है उसके अनुपात से अधिक है। ठीक है, तो एक आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं कहाँ लिखी गई हैं? तो लिखी गई हैं 57 अनुच्छेद में। भारत का राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र है कितनी बार है? ठीक है, कितनी भी बार हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति अमेरिका में सिर्फ 2 बार, यहाँ भारत में
कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड बार हो सकता है जब तक वो चुनाव जीत रहा है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा? तो वो सौंपा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य नहीं होते। ठीक है, ठीक है, अविधिमान्य नहीं होते मतलब वो औपचारिक रूप से होते हैं। ठीक है, विधि के तहत ही किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी नहीं किया जा सकता कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो आप उसको इस आधार पर नहीं रोक सकते चुनाव को कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक है, तो इस आधार पर आप नहीं रोक सकते, ये भी सही है। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा व्यक्त की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। ठीक है, ऐसा कुछ खास नियम नहीं है कि अनुमति देनी होती है, लेकिन हाल ही में एक तमिलनाडु केस का निर्णय आया है तो उसमें कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से? अपने पद ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, ये महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो वही अनुच्छेद 61 में इसकी प्रक्रिया है, उसी के आधार पर चलाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, और जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, मतलब जो राज्य की विधानसभाएं हैं, जो उनके सदस्य हैं, वो निर्वाचन प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन जब उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है तो उस प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। 6 माह के अंदर निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कब तक कार्य कर सकता? मैक्सिमम 6 माह। उसके पहले यहाँ पे चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, ठीक है, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो वो होगा। आगे देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। कौन से आर्टिकल में है? ये 53 में है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, सही बात है। और कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, तो ये दोनों सही हैं। बस यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से? इस 44वें संविधान संशोधन से इसको पुनर्विचार, मंत्रिपरिषद जैसे कोई निर्णय भेजती है तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की इसकी अनुशंसा हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? तो आहूत कर जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अभिव्यक्ति जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। तो क्या उचित है इसमें? राष्ट्रपति का आशय,
ये MPPSC में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन हैं कौन से हैं? वह संसद का एक संगठक भाग है। ठीक बात है, क्योंकि जो संसद है वो राष्ट्रपति और लोकसभा से और राज्यसभा इन तीनों से बनती है। ठीक है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है, जब भी नए चुनाव होंगे या कोई नया सत्र स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वह राष्ट्रपति बैठक है उसको संबोधित करता है। वह किंचित परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है। जब संसद का कोई सदन एक सदन बैठक मतलब ना चल रही, उसकी बैठक ना चल रही हो, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वो कौन सा था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक अधिनियम। और राष्ट्रपति कौन थे इसमें? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, उन्हीं ने जेबी निषेधाधिकार जो शक्ति है उसका प्रयोग किया था। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 111 के तहत। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, ठीक है, विधेयक को रोक कर रखना और किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना या किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। तो ये सब शक्तियाँ उसकी स्वाविवेकी हैं। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। क्यों? विधेयकों पर स्वीकृति देने के दौरान, तब नहीं है जरूरी। ठीक है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है? अध्यादेश जारी करना। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है वो कब तक जारी रह सकता है? 6 सप्ताह तक। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है किसकी? वित्त आयोग के अध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। ठीक है, और भी कई लोगों की नियुक्ति वो करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं भारत के महान्यायवादी को, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग को और एक राज्य के राज्यपाल को। और किसे? प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो उपराष्ट्रपति की नहीं करता। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। कौन से आर्टिकल में? 160 में। ठीक है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। क्या नहीं देता? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति में कौन करता है? ये राज्यपाल। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति अनुच्छेद 143 में। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। क्या नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, जो 143 के तहत परामर्श लेता है ये बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति उसको मानने के लिए। संविधान के अनुसार शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये नहीं करता राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। उसको कौन हटाएगा? संसद। उसके लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनानी होगी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 72 में। क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? एक न्यायिक शक्ति है। क्षमा प्रदान करने की शक्ति में कौन कौन से सम्मिलित हैं? क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है और प्रविलंबन। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? औपचारिक, विधिक, संवैधानिक और कुछ इसमें नाम मात्र भी हैं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएं। क्या रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और SC आयोग जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग उसके प्रतिवेदन को। ठीक है,
तो इन सभी के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है। वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, क्या नहीं है? वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। जो वित्तीय बिल होते हैं उनको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता, उसमें अनुमति देना अनिवार्य है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, सही है। और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत है, ठीक है। तो एक ऑप्शन इसमें सही है। जो भारत का राष्ट्रपति है इस संसद का भाग है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन की व्याख्या भी हो रही है, क्योंकि संसद का भाग है और इधर कानून बन रहा है, तो जब तक अनुमति नहीं मिलेगी वो कानून नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। वहाँ पर दीवानी सिविल मामले में क्रिमिनल मामले में उन पर कार्यवाही हो सकती है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? बिहार से। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। और 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, ठीक है। कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ये बने थे निर्विरोध। फखरुद्दीन अली कब से कब तक थे? 1974 से 77 तक। एन संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। बीबी गिरी 1969 से 1974 तक। आगे देखते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकटरमण में से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, ठीक है। तो एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहे हैं, जाकिर हुसैन रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। और आर वेंकटरमण भी उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी में से जो राष्ट्रपति लोकसभा में अध्यक्ष भी रहे, तो लोकसभा में अध्यक्ष कौन रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपति में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे, कौन रहे ट्रेड यूनियन से संबंधित? बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, कौन है? तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, कौन थे वो? तो वो थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह। वे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन की विवाद की सुनवाई कर रहा था। तो बीबी गिरी के समय ये निर्वाचन जो हुआ था, निर्वाचन विवाद हुआ था बीबी गिरी के समय। सत्य कथन कौन से हैं? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तीनों कथन सही हैं। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, गलत, ठीक है। उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है क्रिमिनल मामले में भी, ठीक है। और भारत जो राष्ट्रपति है वो संविधान के ऊपर होता है, नहीं, सबसे ऊपर संविधान है। तो इस प्रकार के कथन, दोनों कथन गलत हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति, देखो उसका स्पष्टीकरण भी है कि राष्ट्रपति पर उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के लिए संबंधों में दीवानी मामले जो हैं उसमें मुकदमा चलाया जा सकता है। आगे देखते हैं। प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो व्यक्ति के रूप में यह 12वां क्रम था और कार्यकाल के अनुसार 14वां। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है, कौन सा है? व्यक्ति के रूप में 15वां है और कार्यकाल के अनुसार 17वां। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे UPA भी कहा जाता है,
कौन से थे उम्मीदवार? उसमें थे यशवंत सिन्हा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद अधिनियम बन जाता है, कब बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी उसमें सहमति दे दें। ठीक है, आगे देखते हैं। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किसकी है? ये इसकी है राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार के राज्यपाल रहे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, एवं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये दोनों बिहार के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, राष्ट्रजीवन को डिजाइन किया गया था, किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है। वह राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है, सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा इसको चुना जाता है, तो ये भी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। कौन कौन से उसमें सम्मिलित रहते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें सम्मिलित रहते। ठीक है, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों। 2022 के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल सदस्य कितने थे? 788। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो ये भी सही। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत है, तो ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये भी सही है। तो दोनों जो कथन कारण दोनों सही हैं और उसका एक स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन क्या है? किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे। ठीक है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित अधिकारी है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति के पास कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, सही है। और राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, तो राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, हटाने के लिए कहाँ प्रस्ताव पेश किया जाएगा? राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में सही है, तो ये है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, सही है। और राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य भी मान्य होते हैं। तो यदि राष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं अभी तक वो सभी मान्य होंगे। राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो सभापति है उसका वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो इस अवधि के संबंध में सही कथन कौन से हैं? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे, सही है। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, ये भी सही है। इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो कथन दिए हैं सभी सही हैं। ये महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं, तो कौन? एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी और KR नारायण। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? 12वां। अब भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़। वो अब जो नया चुनाव हुआ है तो उसमें 15वें राष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार सरकार की जो कानूनी नाम है वो क्या है? तो भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। सही कथन है कौन सा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ठीक है, ये भी सही है। ज़रूरी नहीं है कि सदस्य हो, अगर 6 महीने के बाद भी सदस्यता ले ले वो, ठीक है, 6 मंथ के बाद, तो भी दिक्कत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है, यह मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। प्रधानमंत्री का क्या किया जाता है? नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन मिलते हैं आपको कि चयन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, क्या किया जाता है? तो नियुक्ति की जाती है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? केंद्र सरकार का। संविधान के अनुच्छेद 78 के प्रावधान में दायित्व है किसका? प्रधानमंत्री का। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 352 में। संघ सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ठीक है, और प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के अनुसार की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। ठीक है, तो इन दोनों कथनों में केवल दूसरा सही है। ठीक है, पहला कथन इसमें गलत है। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? वास्तविक रूप से है प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, और नाम मात्र की किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संघ सरकार के संबंध में कथन देखते हैं। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो कोई विभाग रहता है उसको प्रधानमंत्री ही अलॉट करते हैं किसी मंत्री को। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाता है, सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो इस कथन सही है। यदि भारतीय संविधान का प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है तो कौन सा करता है? आर्टिकल 75। प्रधानमंत्री कार्यालय अस्तित्व में आया कब आया था? 1977 में। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है कहाँ से? लोकसभा के, जो लोकसभा का सदस्य होता है वो बनता है, लेकिन ऐसे कई केस आए हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो आमतौर पर लोकसभा का होता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये भी राष्ट्रपति होते। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु वह 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन इस संविधान से हटकर प्रावधान है, उसके तहत किया जाता है। ठीक है, संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है उप प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में से मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेकी का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कब तक? 6 माह तक। भारत की संसद के संबंध में सही कथन है, देखते हैं कौन कौन से। संविधान एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान करता है, सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी ठीक है।
मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास करना होता है, ये भी ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके लिए? लोकसभा के प्रति। ठीक है, इस संवैधानिक बाध्यता है किसके अनुसार? आर्टिकल 75(3) के अनुसार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थितियां क्या हैं, देखते हैं। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहेंगे। ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं। ठीक है, अपतस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। तो ये सब उसके पास स्थितियां हैं कि ऐसा कर सकते हैं। सही कथन। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के अनुसार पालन किया जाता है किस चीज़ का? प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी ऐसी बनी हुई है कि यदि निम्न सदन में लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत नहीं है तो वो अपना त्यागपत्र दे दें। भारत में प्रधानमंत्री परिषद रख सकता है, क्या रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो नहीं देंगे, लेकिन लोकसभा के सदस्य द्वारा दिया जाएगा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। किसकी? स्पीकर की। ठीक है, लोकसभा में जो भी कार्यवाहियाँ होगी वो स्पीकर की अनुसार होंगी। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 50। ठीक है, और जो विश्वास प्रस्ताव है वो सरकार के सदस्यों द्वारा लाया जाता है, और जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको लाया जाता है विपक्ष द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही है क्या है? भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक बात है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और क्या कथन इसके सही हैं? 15 अगस्त 2023 तक लोकसभा में 28 अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, 11 विश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। ठीक है, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहते हैं उसकी सूचना लिखित में लोकसभा महासचिव को देनी होगी। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना किसने किया है अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष? ठीक है, अधिकतम तो किया है लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके? विधायिका के अधीन। वह नेता जो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने, तो बने थे कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, कौन थे? R.K. षणमुखम चेट्टी। इन्होंने भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था, और 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। तो सभी कथन सही हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है, क्या नहीं है? बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके लिए क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के 12वें प्रधानमंत्री व्यक्ति के अनुसार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करते हुए थे, कौन से थे 12वें? देवगौड़ा। ठीक है, HD देवगौड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं देश के कौन से प्रधानमंत्री? 15वें प्रधानमंत्री व्यक्ति के अनुसार। आगे देखते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 2 दिसंबर 1989 से लेके 10 नवंबर 1990 तक रहे। चंद्रशेखर 1990 से लेके 1991 तक। HD देवगौड़ा, ये 1996 से 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल 1997 से लेकर 1998 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक।
अटल बिहारी वाजपेयी उपर्युक्त अवधि के दौरान अतिरिक्त 16 मई 1996 से 1 जून 1996 की संक्षिप्त अवधि में भी प्रधानमंत्री रहे हैं। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार। ठीक है। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, कार्यकारी थे एक बार। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, कहाँ पे? रसिया में। देवगौड़ा, सॉरी रसिया, उस टाइम के यूएसएसआर में, और अभी वर्तमान में ताशकंद में हुई थी। ठीक है। देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव, चरण सिंह तथा चंद्रशेखर में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो चंद्रशेखर इसमें मुख्यमंत्री नहीं रहे, बाकी देवगौड़ा रहे, मोरारजी देसाई रहे, नरसिम्हा राव रहे और चरण सिंह रहे। देवगौड़ा आई के गुजराल, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह में से वह जो प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। तो लोकसभा के सदस्य कौन थे? चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे थे जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। भारत के केंद्रीय मंत्री रहे कौन? बीपी सिंह भी रहे हैं, वाई बी चौहान रहे हैं, आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति जब घोषित की गई थी, उसके प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वित्त मंत्री रहे हैं। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। सही है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो देखो दोनों कथन सही हैं, लेकिन सही इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कथन गलत है, क्योंकि केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। सही है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो ये भी सही है। बस यहाँ की इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है, बाकी कथन दोनों सही हैं। कैबिनेट समितियों के संबंध में सही कथन है। तो संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। ठीक है। और कैबिनेट समितियाँ प्रधानमंत्री द्वारा समय की ज़रूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी हैं कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम बनाया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान संशोधन में जो मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है कि 15% से अधिक ना हो। ठीक है। तो कौन से संविधान संशोधन है ये? 91वां। केंद्र सरकार के संबंध में सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18। और वर्तमान में अभी कितनी है? 53। ठीक है, ये ध्यान रखना। आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो भारत का जो दस्तावेज है वो श्वेत पत्र कहा जाता है। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो यह अनुच्छेद 257 में। ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित है, किस पे आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है, कैसे? नीति या कार्यान्वयन से। कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है क्या? कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। बिल्कुल सही है। और सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो लोक सेवकों का पदेनाध्यक्ष होता है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। आगे देखते हैं। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना ये सचिवालय का कार्य है। ठीक है।
और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना है। ये दोनों कार्य हैं। आगे देखते हैं, देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री हुए उनका समाधि स्थल कहाँ है। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? शांतिवन में। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट में। इंदिरा गांधी का, ठीक है, शक्ति स्थल में। और राजीव गांधी का कहाँ पे है? वीरभूमि में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जून 2024 में अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किसे मिला है? तो मिला है किरेन रिजिजू को, ठीक है, या अभी वर्तमान में भी है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया? तो ये किया गया था 1951 में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? महान्यायवादी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन करता है? तो कौन करता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति कौन देता है? नियुक्ति देता है राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रहकर सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? तो होता है महान्यायवादी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी। अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार भी इसे प्राप्त होता है। और कौन कौन से कथन महान्यायवादी के बारे में सही हैं, देखते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। वही योग्यताएं होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, ये भी सही है। महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, ठीक है। तो ये तीनों कथन सही हैं। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो, सही है। और राष्ट्रपति द्वारा पद से इसे हटाया जा सकता है, तो ये कथन भी सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पे हैं? तो ये हैं संविधान की 2वीं अनुसूची में, ठीक है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने और किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वोट देने का अधिकार नहीं है किसे? अटॉर्नी जनरल को, ठीक है। वो संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है और कमेटी का वो सदस्य भी हो सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। भारत के महान्यायवादी भारत के महान्यायाभिकर्ता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, में से हुआ है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? न्यायवादी को, ठीक है। और कौन सी कथन है? ये लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। किसी समिति का सदस्य तक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लोकसभा में बोल भी सकता है। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही पॉइंट है जो हम पहले देख चुके हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में और कौन से कथन सही हैं? ये राष्ट्रपति की मर्जी पर, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, ठीक है। ये संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के जो विशेषाधिकार हैं संसद सदस्यों के, उसके भी ये हकदार होते हैं, तो ये भी सही है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ये कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कौन से अनुच्छेद में इसका पद दिया गया है कैग का? तो दिया गया है 148 में, ठीक है। आगे देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति उसके बाद संसद में रखवाता है। इसकी जो कैग का पद है ये कहाँ से सृजित हुआ है? तो ये संविधान में इसका दिया गया है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में? 148 में। और इसके कार्य कहाँ पे हैं? 149 में, ठीक है। ये कितने वर्ष तक के पद पर नियुक्ति होती है इसकी? तो 6 वर्ष के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं।
उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है कैग के बारे में, ठीक है, तो ये सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। उन्हें राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कैसे मतलब? तो इसमें संसद के विशेष बहुमत से, ठीक है। तो कैसे हटाया जाएगा उन्हें? यहाँ भी वही फैक्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन से कथन इनके बारे में सत्य हैं। उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन नहीं है, सही है। अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार के या राज्य के अधीन कोई पद के योग्य नहीं है, यह भी सही है। संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं कथन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य न केवल व्यय की वैधता अपितु औचित्य सुनिश्चित करना है, ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों काम वो करता है, क्या करता है? व्यय की वैधता सुनिश्चित करता है और उसकी औचित्य भी सुनिश्चित करता है कि क्यों किया गया है व्यय, ठीक है। और जो वित्तीय प्रशासन है तो वह जो कानून बनाए गए हैं उनको बनाए रखता है। आगे देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है क्या? संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है। तो दोनों कार्य वह करता है। आगे देखते हैं, वह सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है और उसके बारे में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और देखते हैं और कौन से कथन सही हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचय निधि में संदेह हैं, ठीक है, संदेह मतलब दिए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की परीक्षा भी कर सकता है, ठीक है, और उनकी रिपोर्ट करने का भी इसको अधिकार है। और आगे देखते हैं, लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के लिए भारत में कैग के कार्यालय का महत्व है, क्या है? कैग मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, बिल्कुल सही है। और कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है, ठीक है। तो यह जो सरकार के जितने भी खर्च होते हैं मोटे मोटा, ये उसका मतलब है कि सभी की जांच कर सकता है। अगर उसमें कुछ अनुचित मिलता है तो उसके आधार पर कार्यवाही भी एजेंसियां कर सकती हैं, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? संसद की, ठीक है। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति रखवाएगा संसद में। अब कार्यवाही क्या करनी है ये संसद तय करेगा, ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है, तो कौन रहता है उपस्थित? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग की नियुक्ति कौन सी आर्टिकल में है? 148 में। उसके कर्तव्य और शक्तियाँ दी गई हैं 149 में। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप क्या रहेगा? ये आर्टिकल 150 बताता है। और कैग की ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को, ये आर्टिकल 151 में है, ठीक है। वही कर्तव्य कहाँ पे है? 149 में। कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, कैसे? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। छुट्टी मंजूर करने और नामंजूर करने की शक्ति किस में निहित है कैग की? तो ये है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति चाहे तो छुट्टी दे या ना दे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है किसका? कैग का। तो कौन होता है? ठीक है, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है, कौन होता है? कैग, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ, सेवा शर्तों की अधिनियम 1971 में किया गया है, ठीक है।
इसका संशोधन, लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखाओं की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में। ठीक है, तो क्या है कि जो लेखों का CAG था वो पहले लेखांकन भी करता था और लेखा परीक्षण भी करता था। ठीक है, तो अब वो सिर्फ लेखा परीक्षण करता है, ऑडिटिंग करता है, अब वो लेखांकन नहीं करता। उसको इसके दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। कब? 1976 में। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? कैग को। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन। ठीक है, तो इसके क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं किस रूप में? लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं कौन से? गिरीश चंद्र मुर्मू थे 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 15वें ध्यान नहीं मुझे कौन से हैं, आप देख लेना थोड़ा सा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वरीयता क्रम। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का वरीयता अनुसार तार्किक और सार्थक क्रम क्या है? तो देखो, सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद आते हैं लोकसभा अध्यक्ष और फिर आते हैं सांसद। जो एक क्रम दिया गया है ये सही क्रम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। ठीक है, तो कौन सा है? अब देखेंगे हम, जो इतने दिए हुए हैं उनमें कौन प्रमुख है। तो मुख्य न्यायाधीश मंत्रिमंडल के पहले आएंगे, फिर मंत्रिमंडल आएगा, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे और मंत्रिमंडल सचिव आएगा। महान्यायवादी भूतपूर्व राष्ट्रपति चीफ ऑफ स्टाफ लोकसभा अध्यक्ष में से प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है। तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आएगा? भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल तथा लोकसभा अध्यक्ष में सबसे पहले आता है। तो कौन आता है? अपने राज्य में राज्यपाल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसद, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो हम राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा में चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय की जाती है और ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह विशेष वर्ष कब है? तो ये 84 संविधान संशोधन द्वारा इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। अब इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक लगा दी गई है? तो 2026 तक, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह है 550। केंद्र शासित प्रदेशों की जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है वो कितना रह सकता है? 20। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। कब? 31वें संविधान संशोधन ने। ठीक है, तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी है? 550। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाता है? 1971 के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो अभी वर्तमान में कितनी है? 550। ठीक है, अधिकतम है मैक्सिमम। और अगर वैसे चुनाव की बात करें तो अभी कितनी होती है? 543। 2 लोग जो एंग्लो इंडियन नियुक्त होते थे, ठीक है, वो अभी फ़िलहाल नहीं होते हैं, तो अभी वर्तमान संख्या 543 मानी जाएगी। आगे देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन किसके आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आरक्षण नहीं है लोकसभा में। तो कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में, नागालैंड में और सिक्किम में। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है,
अनुसूचित जनजातियों के लिए कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, गोवा में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी राज्य के लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के अनुसूचित जातियों की हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? 10। ये कितनी है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। वह राज्य जहाँ से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 330। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कितनी हैं? 6। राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि करने से संबंधित है। क्या है? 7वां है और 31वां संविधान संशोधन। इन दोनों के द्वारा जो लोकसभा की सदस्य संख्या है उसमें वृद्धि की गई थी। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं, तो कम से कम 2 सत्र बुलाने चाहिए। ठीक है, और इनके बीच डिफरेंस 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। बिल्कुल सही है। संविधान 1 वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है। ये भी सही है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक है, तो यह भी सही है। ऐसे कोई दिन निर्धारित नहीं है कि जैसे मानसून सत्र चल रहा है तो 50 दिन चले या 60 दिन चले, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? 550। और वर्तमान में अभी कितनी है लोकसभा की सदस्य संख्या? 543। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कहाँ से? तो संघीय क्षेत्रों में संसद के दोनों सदनों में इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। कैसे? स्थगन द्वारा। स्थगन द्वारा मतलब कार्यवाही रोकना। सत्रावसान मतलब सत्र का अंत करना। जैसे मानसून सत्र चल रहा है तो वो मानसून सत्र पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति उसको सत्रावसान कर देगा। और विघटन, विघटन मतलब पूरा समाप्त करना। विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। और स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, तो कौन है? राष्ट्रपति। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति है, तो क्या है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। आगे देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपात की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और जब आपातकाल खत्म हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 80। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, उसकी 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर, उसकी 42 सीटें हैं, 42। लोकसभा के स्थान जो राजस्थान के लिए निर्धारित हैं, कितनी राजस्थान की सीटें? 25। उत्तराखंड के लिए कितनी हैं? 5। आंध्र प्रदेश की 25, तमिलनाडु 39, असम की 14, छत्तीसगढ़ की 11 हैं और पंजाब की हैं 13 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तब वहाँ पर कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक होने के बाद आंध्र प्रदेश में 25 बची हैं और तेलंगाना में हो गई हैं 17। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। 2 सीटें कहाँ कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव से। तो इन जगह से 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के समूह की लोकसभा में केवल 1 सीट है। कहाँ है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,
लद्दाख, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी। तो यहाँ से एक सदस्य निर्वाचित होता है। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या 2019 एवं 2024 के आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो कौन है, गाजियाबाद। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है, तो चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है 95 लाख। ठीक है, कुछ राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में कितनी है, 75। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। लोकसभा जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, तो वो 5वीं लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 6 वर्ष था। नवीं लोकसभा कब भंग की गई, तो 13 मार्च 1991 को। ठीक है, देखो अब देखते हैं कि जो लोकसभाएं हैं इनके निर्वाचन कब हुए हैं। जैसे 11वीं का कब हुआ था, 1996 में। 7वीं का 1980 में। 13वीं का 1999 में। 9वीं का 1989 में चुनाव हुआ था। 17वीं का हुआ था 2019 में। और 18वीं का हुआ है 2024 में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे कब, फरवरी 1998 में। 1952, 1967, 1977, 1989 में से जिस वर्ष लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या न्यूनतम थी, तो कब थी, 1977 में। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया जाता है, तो इसका चयन किया जाता है कैसे, सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का चयन होता है सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अपने पद की शपथ नहीं लेता ये लोकसभा, कौन नहीं लेता, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, ये सदस्य के रूप में शपथ लेता है अपनी। आगे देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है कैसे, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है, जो नए सदस्य आए हैं उनको शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करेगा जब वोट बराबर बराबर हों। ठीक है, मतलब टाई हो तो वहाँ पे वह अपने मत का प्रयोग करता है। संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 100 में। ठीक है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का लाया गया था, तो वो भी कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो ये मीरा कुमार बनी थी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, ओम बिड़ला। ठीक है, ये 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे, ये राजस्थान से आते हैं। लोकसभा के पिछले उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एम थाम्बी दुराई, 2019 तक उपाध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही कथन देखते हैं। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। ठीक है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी अध्यक्ष की। ठीक है, जब सदन की बैठक की वह अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती। यदि लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है, कौन सा, कि वह मत बराबर की स्थिति में अपना मतदान कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन बने, तो बने थे पीए संगमा। ठीक है, ध्यान रखना है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इसकी देखरेख में कार्य करता है, किसकी, लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है कौन सा, लोकसभा सचिवालय। लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि है। ठीक है, तो कौन सी है, सामान्य वर्ग के लिए है
25,000 लोकसभा में, और SC/ST वर्ग के लिए 12,500। राज्य विधानसभा में सामान्य वर्ग की बात करें तो 10,000 रुपये, और SC/ST वर्ग को है 5,000। ठीक है, ये जमानत राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, लोकसभा में चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, तो जो कुल पड़े वैध मत हैं उनका अगर 1/6 प्राप्त नहीं होता है तो वह अपनी जमानत खो देता है, और जो राशि जमा करता है वो उसको वापस रिटर्न नहीं मिलती है। ठीक है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है, कैसे? द्वितीय वाचन में। ठीक है, लोकसभा की अनन्य शक्ति है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। निम्न शक्तियों में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। कौन कौन से? धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं। और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ठीक है, तो ये भी सही है। तो मतलब ये है कि लोकसभा की शक्तियाँ इन क्षेत्रों में राज्यसभा से आगे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम मान्यता कब दी गई थी? 1969 में। जो 18वीं लोकसभा है इसके नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। ठीक है, विपक्ष का नेता कब बनता है? जब उसको लगभग 10% सीटें आई हों। ठीक है, तब उसे विपक्ष का नेता का दर्जा मिलता है, जिस भी पार्टी को आई होती हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं कौन कौन से? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, तो दोनों उसमें शामिल रहते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो कैसे दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान के आधार पर। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, और इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा को किया जा सकता है, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, समाप्त होने का विषय नहीं है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन पूछे कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में के संदर्भ में कथन सही है क्या? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने? राज्यसभा में 12 सदस्यों को। योग्यताएं क्या हैं इसके लिए? कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण ना किया हो, तो वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, क्या आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, जो राज्यसभा है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कैसे कर सकती है? 2/3 बहुमत से अगर वो फैसला दे दे तो वहाँ पे अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है। राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही कथन है। राज्यसभा को घोषित करना होगा, ठीक है, विधि बनाने की शक्ति, ठीक है, कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो वह ऐसी विधि बना सकता है। कि ध्यान रखना है, राज्य सूची के विषय के संबंध में है। ठीक है, तो अगर राज्यसभा घोषित कर दे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। और राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वालों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना। अगर वह 2/3 सदस्य से कोई संकल्प पारित कर दे तो भी विधि बनाई जा सकती है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सभी सही हैं। राष्ट्रपति में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि शक्ति प्राप्त कर लेगी यदि इसके लिए एक संकल्प
राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से पारित कर ले तो राष्ट्रपति भी उस पर अनुमति देगा। ठीक है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ना तो वह उसे अस्वीकार कर सकता है, ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकता है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान भी नहीं कर सकता, ये भी सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, चर्चा हो सकती है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक के रूप में अंगीकृत किया जाना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये ऑप्शन गलत है कथन, क्योंकि राज्यसभा यदि कोई सिफारिश करता भी है, ठीक है, तो लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्यता स्वीकार लिखा हुआ है, तो अनिवार्यता जरूरी नहीं है कि लोकसभा उस मुद्दों को स्वीकार करे। ठीक है, और धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार पेश नहीं किया जा सकता, तो कौन सा है? धन विधेयक। वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं, कौन से हैं? संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा के विशेषाधिकार हैं। संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए जो शक्ति दी गई है वो कौन से आर्टिकल में है? 249 में। ठीक है, 2/3 बहुमत से राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, तो किस में दिया गया है प्रावधान? 249 में। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, ये कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा का एक अनन्य अधिकार और है, कौन सा है? ये एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। कैसे? संविधान संशोधन के विषय में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है, तो क्या है इसमें? इसमें है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अगर हम बात करें कि सीटों का क्रम क्या है, जो कुछ राज्य दिए गए हैं, जैसे 4 राज्य दिए हैं, तो इनमें सबसे पहले कौन है? कर्नाटक, फिर है गुजरात, उड़ीसा, केरल। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान की कितनी सीटें हैं? 10। गुजरात की हैं 11, कर्नाटक की हैं 12 और पंजाब की सीटें कितनी हैं? 7। आंध्र प्रदेश में 11 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं राज्यसभा सीटें, कर्नाटक में 12 हैं और पश्चिम बंगाल में हैं 16। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 11 हैं, ठीक है, और तेलंगाना में है वर्तमान में 7। आगे देखते हैं। तमिलनाडु में 18 हैं, गुजरात में 11 हैं, राजस्थान में 10, मध्य प्रदेश में 11 है, बिहार में 16, केरल में 9, उड़ीसा में 10 और उत्तर प्रदेश में है 31। तो ये ध्यान रखना, ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि कहाँ पे जोड़ी बनाने के लिए आ जाता है कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो इन सीटों को ध्यान से देख लेना। झारखंड में कितनी हैं सीटें? झारखंड में है 6, उत्तराखंड में 3, छत्तीसगढ़ में 5 और पंजाब में 7। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में से जहां राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में, जो यहां पर राज्य दिए गए हैं उनमें। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में सही है, तो वहाँ पे 31 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है। किसी सभा या सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो कौन सा? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन हैं? तो वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ नहीं है, वो इसके पहले थे, वर्तमान में है CP राधाकृष्णन। राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तत्पश्चात लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे,
इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, किसी भी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, या तो वो स्वीकार कर सकती है लोकसभा या नहीं कर सकती। राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? मंत्री। ठीक है, जो राज्यसभा का सदस्य और मंत्री है वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? ये 1952 में। राज्यसभा के संबंध में सही कथन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं मोहम्मद हामिद अंसारी राज्यसभा के ऐसे सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, ये भी ठीक है। और 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई थी, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक है कौन सा? कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। किसका कार्य संचालन? संसद का। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए 2 बार। ठीक है, 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? होना चाहिए 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। और वर्ष में सामान्यतः सत्र कितने होते हैं अभी वर्तमान में? तो होते हैं आपके 3। ठीक है, 3 सत्र होते हैं। और प्रावधान कितने का है? कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, तो होते वर्तमान में 3 हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो एक साथ जब संसदों की बैठक होती है, ठीक है, जो हर वर्ष प्रथम बार होती है और लोकसभा जो चुनाव होते हैं उसके बाद होती है, तो उसमें राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में सही है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, तो दोनों कथन इसमें सही हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कथित है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। जो संसद है वो किससे बनेगा? राष्ट्रपति से बनेगा, और लोकसभा से बनेगा, और राज्यसभा से। और जो लेकिन संसद का भाग राष्ट्रपति है लेकिन सदस्य नहीं है, ना ही लोकसभा का सदस्य ना ही राज्यसभा का। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। भारतीय संसद बनती है तीनों लोगों से बनती है, 3 से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है लेकिन यह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है कौन कौन है? अध्यक्ष होता है लोकसभा का, उपाध्यक्ष होता है, महासचिव होता है, सभापति एवं उपसभापति होते हैं, ये होते हैं राज्यसभा के। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन? 60 दिन। यदि वो 60 दिन से ज़्यादा 60 दिन यदि संसद के जो सत्र हैं उनसे अनुपस्थित रहता है, ठीक है, बिना सूचना दिए, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। सर्वप्रथम यहाँ से सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो कहाँ से? राज्यसभा से। ठीक है, सर्वप्रथम राज्यसभा से किया गया था। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल की निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। तो उसे देना होगा 14 दिन के अंदर। ठीक है, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कहाँ किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 105 में। संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहरता से छूट देता है, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त अधिनियम अब तक 5 बार संशोधित किया जा चुका है और यह शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना बिल्कुल, जो लाभ का पद है वो संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित है कौन से आर्टिकल से? अनुच्छेद 122 से। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन करता है। ठीक है, तो उससे विशेषाधिकार प्रस्ताव मंत्री के विरुद्ध, ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है किसे? राज्य विधानमंडल के निम्न सदस्य के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, तो वह लोकसभा के जो सदस्य हैं राज्यसभा के, उनमें मतदान कर सकता है चुनाव में। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। ठीक है, केवल राज्यसभा में ही नहीं, लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो देखो, मनोनीत सदस्य दोनों में हो सकते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, और किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री के लिए अगर कोई मंत्री बनता है तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसको मंत्री ना बनाया जाए। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने, संबंधित राज्य की सहमति, ठीक है, राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन के समय, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, बिना राज्य की सहमति से। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अंतर्गत विषयों पर कानून बना सकती है। कौन से विषयों पर? अतिरिक्त विषय कौन से हैं? जैसे अपशिष्ट शक्ति हैं, तो इनमें कौन कानून बना सकती है? संसद। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी क्रियाविधि जो धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जिसे एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है। ठीक है, तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? तो प्रमाणित करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो स्पीकर है वो। संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है? 120(1). उसके आधार पर वह अपनी सदस्य को मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है या अन्य किसी सदस्य को बोलने की इजाज़त दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? बैठ जाना। ठीक है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है। किसकी? भारत की। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक होती है, तो कितनी होती है? 1 घंटे की। लोकसभा में शून्यकाल का समय कितना है? ये 12 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे तक। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर। ठीक है, यहाँ पर सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 253 में। लोक धन विधेयक लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती। कितने दिनों में? 14 दिनों तक अगर कोई कार्यवाही नहीं करती तो धन विधेयक राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाता है। ठीक है, राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। आगे देखते हैं संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है ये कौन करता है? स्पीकर करता है। संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है वो कौन सा है आर्टिकल? अनुच्छेद 108। ठीक है, तो ये बुलाने की आवश्यकता है तो क्या है, कैसे है? जो भारत का संविधान है कि अनुच्छेद 108 के तहत एक आवश्यकता है, तो कैसे होगी? तो ये राष्ट्रपति का आशय है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर आशय करेगा तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है
इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा, तो संयुक्त सत्र है वो यथा समय ही आहूत होगा। ठीक है, मतलब वो अगर उसने सूचना दे दी है, अधिसूचना जारी कर दी, तो संसद सत्र है वो आयोजित होगा। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है। कैसे, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और जो संयुक्त अधिवेशन जो आयोजित किया जाता है तो एक ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिसे दोनों सदनों में मतभेद हों, तो उसके लिए इसकी जो संयुक्त बैठक है वो आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। और जो इसकी प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी, 1961 में। ठीक है, पहली बार। और भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। ठीक है, तो दो बार, एक बार 1961 में हो चुकी है और एक बार दूसरी बार हुई थी बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के संदर्भ में। ठीक है, प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी, 1961 में, ये दहेज उन्मूलन विधेयक के संदर्भ में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो साधारण विधि निर्माण को पारित करने के लिए। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो संयुक्त बैठक है वो संवैधानिक संशोधन के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, संयुक्त बैठक के संदर्भ में सही कथन है, ये लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। और संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग ही होना चाहिए, तो ये भी सही है। कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है तो दोनों में से सदन के एक पटल पर। ठीक है, तो जो कानूनी विधेयक है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापक लैप्स नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होगा, तो ये भी सही है। जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ठीक है, ये कथन सही है। भारत में संचित निधि पर भारत नहीं है, क्या नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ये ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाला ऑप्शन है इसको फिर से समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इनको मत देने का अधिकार प्राप्त है, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है किस भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते के लिए। ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है उपराष्ट्रपति के। ठीक है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है, किसका, भारत की संसद का। यदि भारत की संसद इसका अनुमोदन नहीं करती है तो संचित निधि से जो धन है उसकी निकासी नहीं हो सकती। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि की से संबंधित है, तो कौन सा है, आर्टिकल 266। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं, कैसे, संसदीय स्वीकृति से पूर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी, आकस्मिकता निधि से। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, किसमें, संचित निधि में। संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, कौन से, आर्टिकल 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये केवल लोकसभा में, राज्यसभा में इसको नहीं किया जा सकता। और कौन कौन से कथन, ये कथन हम देख चुके हैं कि राज्यसभा को 14 दिन के अंदर लौटाना होगा। ठीक है, और नहीं तो वहाँ पे वापस पारित मान लिया जाता है।
धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है और लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। ठीक है, तो अगर राज्यसभा उसको पारित करना चाहती है तो 14 दिन के अंदर कर दे। ठीक है, या वापस करना है तो वापस कर दे। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा भी सकती है। ठीक है, तो ये प्रावधान है। कोई विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है, कर से संबंधित हों, उधार या ऋण लेने से संबंधित हों, संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित हों, तो धन विधेयक में शामिल होंगे। कोई विधेयक केवल व्यय अंतर्बलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो उसे संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है क्योंकि वह धन विधेयक की परिभाषा से अलग है। ठीक है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है? 112। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, बिल्कुल सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। उस संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि की शक्ति भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद कोई कर नहीं लगा सकती, ना ही उसमें वृद्धि कर सकती। लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के काम आने वाली विधियाँ कौन कौन सी हैं, देखते हैं। संसद के सम्मुख भारतीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, और अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान, और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। तो ये सब प्रावधान हैं जो बजट पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, बजट कौन तैयार करता है? तो आर्थिक कार्य विभाग किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र पेश कर देता है। ठीक है, पेश करना होता है। व्यक्ति द्वारा यदि देय पूर्ण धनराशि सीमित कर दी गई है, ठीक है, तो व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर के अंतर्गत होगी। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। क्यों? व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर के अंतर्गत। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कब? ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। ठीक है, अब यह मतलब पहले से ही एक दिन पूर्व किया जाता है। लेखानुदान क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट। तो होता है संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस चीज़ की? निश्चित अवधि के लिए भारतीय जो संचित निधि है उससे धन निकालने के लिए। ठीक है, तो धन निकाल सकते हैं किससे? लेखानुदान से। लेखानुदान बना है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। यदि बजट जो पारित है उसमें समय लग रहा है तो लेखानुदान के माध्यम से उसमें से धन निकाला जा सकता है। ठीक है, और यह अनुमति कौन देता है? संसद से ही मिलती है। संसद में लेखा के लिए वोट लेखानुदान आवश्यक होता है। कब? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं हो। ठीक है, जब बजट पारित होने में समय लगे तो वहाँ पर लेखानुदान की व्यवस्था की गई है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर क्या है? तो लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो लेखानुदान एक भाग है कि उससे सरकार बजट प्राप्त कर सकती है। ठीक है, व्यय कर सकती है। और जो अंतरिम बजट होता है उसमें व्यय और जो प्राप्ति हैं दोनों सम्मिलित रहती हैं। व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, किसमें? अनुदान के अनुरोध के रूप में। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में। अगर कोई सामान्य वित्तीय विधान में कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं? तो पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर बजट पर चर्चा होगी, फिर विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा और फिर वित्त विधेयक को पारित किया जाएगा। तो ये चरण होते हैं कुछ।
संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। किस लिए? एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित हो उसके लिए भी अनुमति आवश्यक है। राज्य की सीमाओं में फेरबदल करना हो तो वो विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और धन विधेयक पर, ठीक है, तो इन जो चार चीज़ें दी गई हैं इनमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। आगे देखते हैं, संघीय बजट से संबंधित है। क्या है? तो कटौती प्रस्ताव है, ये संघीय बजट से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। और कुछ कटौती प्रस्ताव हैं जैसे नीति निरनुमोदन प्रस्ताव। ये क्या करता है? बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की राशि में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। और सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। ठीक है, तो ये होते हैं कटौती प्रस्ताव हैं कुछ। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष अगर वो हो जाता है तो वह वयस्क हो जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगर एक सदन कोई सत्र में नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। ठीक है, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। ठीक है, कोई स्थायी समिति बनेगी तो 2 सदस्य, जैसे 15 सदस्य हैं टोटल, तो 10 सदस्य लिए जाएंगे लोकसभा से और 5 सदस्य लिए जाएंगे राज्यसभा से, 2:1 में। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है। क्या किया है? स्थगन प्रस्ताव को। भारत की संसदीय मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो कौन से रखते हैं? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न के द्वारा जो मंत्रिपरिषद के कृत्य हैं उन पर नियंत्रण रखती है संसद। ठीक है, संसद प्रक्रिया में ग्लोटन का अर्थ क्या है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। अगर ग्लोटन प्रस्ताव पारित कर दिया है तो होता है कि इस पर चर्चा अब नहीं होगी। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है, तो ये उत्तर मौखिक दिए जाते हैं किसमें? तारांकित विषय में। और इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। ठीक है, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो एक सदस्य के द्वारा मैक्सिमम 30 मामले ही उठाए जा सकते हैं एक दिन में। ठीक है, राजा का सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। कारण क्या है? इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो ये दोनों कथन सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो क्या है? हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, कोई भी मंत्रालय होगा उसको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद प्रदान किया जाता है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। ठीक है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में सही कथन है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। ठीक है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। किससे? न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, इतना भी संप्रभु नहीं बनाया गया है कि वो मनमानी करे, तो उसके लिए क्या है? न्यायिक समीक्षा। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? 13/5/2002 को। भारतीय संसद के नए भवन को जिस वास्तुकार ने डिजाइन किया है, किसने किया है? बिमल पटेल ने। ठीक है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल 1925 में
केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के अंतर्गत सही कथन है। यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है और संसद के सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसदीय समितियां, ठीक है। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण किस माध्यम से रखती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और याचिका समिति में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के अंग हैं, कौन से हैं? लोकलेखा, ठीक है। लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये जो समितियां हैं इस सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करती हैं। लोकसभा समिति का अध्यक्ष लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की स्थायी समितियों में सामान्यतः प्राक्कलन समिति जैसे अपवादों से अतिरिक्त सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से चुना जाता है, ठीक है। तो क्रमशः 2 और 1 अनुपात में। अब यहाँ देखिए कि जो स्थायी समितियाँ हैं उनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुना जाता है, लेकिन जो प्राक्कलन समिति है एक स्थायी समिति, इसको केवल लोकसभा से चुना जाता है, ठीक है। सही कथन कौन सा है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और एक कौन होता है? सामान्यतः विपक्ष से चुना जाता है, ठीक है। तो जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वो सामान्यतः विपक्ष का व्यक्ति होता है और इसको चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों में से राज्यसभा के सदस्य से भी संबंधित होते हैं, ठीक है, जबकि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो ऊपर हमने देखा था अभी कि जो लोक लेखा है और सार्वजनिक उपक्रम समिति है, ठीक है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहेंगे, लेकिन जो प्राक्कलन समिति है इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही रहते हैं, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करते हैं। जो संसदीय कार्य मंत्रालय है उनके निर्देशन में कार्य कर सकता है, कार्य करता है, ठीक है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोग के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो ये भी कथन सही है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। कैसे? जो प्राक्कलन समिति है उसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री में से किसे प्रस्तुत करती है? तो ये करती है संसद को, ठीक है। तो ध्यान रखना, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? संसद को। लेखा समिति किसे करती है? लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है, ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। तो ये कौन करता है? लोक लेखा समिति। भारत की संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर, ठीक है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 इसमें लोकसभा के सदस्य रहेंगे, 7 रहेंगे राज्यसभा के। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं कितने? 15 सदस्य और राज्यसभा से 7। आगे देखते हैं, लोक लेखा की संसदीय समिति ये सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी यह जांच करती है। तो दोनों कथन सही हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। कौन करती है? लोक उपक्रम समिति, ठीक है, एवं लोक लेखा समिति, ये दोनों करती हैं। लोक लेखा समिति क्या है? एक वित्तीय समिति है। याचिका समिति कार्यकारी समिति है और स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति ये तदर्थ समिति है। विभागीय समिति क्या है? ये स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। आगे देखते हैं,
राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता। एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, प्राक्कलन समिति में, ठीक है, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य रहते हैं 30। प्राक्कलन समिति गठित की जाती है केवल लोकसभा के सदस्यों से। भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ ये कौन सी हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। संसदीय समिति गठित की गई हैं किसके लिए? सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, उद्यमों के लिए, और सरकारी आश्वासनों के बारे में और आकलन के लिए। तो संसदीय समितियां इसलिए गठित की गई हैं। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है किसके द्वारा? संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त समिति, जो संयुक्त संसदीय समिति थी, इसमें 20 लोकसभा के सदस्य थे और 10 इसमें राज्यसभा के। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, PC चाको, ठीक है। संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, तो अधीनस्थ विधान पर समिति, ठीक है। फिर से देख लीजिए, संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, कौन सी है? अधीनस्थ विधान पर समिति। संसदीय समिति जो इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम और उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, तो कौन करेगा? अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति में से वह समिति जो लोकसभा के अधीन नहीं आती, तो लोकसभा के अधीन कौन नहीं आएगी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनर्निरीक्षण करती हैं, तो कौन सी? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां एवं संसदीय विभागों संबंधी स्थायी समितियां, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में संसदीय अधिनियम देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, इसलिए हम इसके 2-3 वीडियो और लाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।